इस पूरे हफ्ते शादी से जुड़े मसलों पर बात होती रही। मैरिटल रेप पर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई, उस सुनवाई से सामने आई कंसेंट की बहस। फिर लोग लिखने लगे कि मैरिटल रेप पर कानून बना तो औरतों को पतियों को फंसाने का एक और तरीका मिल जाएगा। कहने का मतलब था कि पहले पत्नियां दहेज और घरेलू हिंसा के आरोप में पतियों को फंसाती थी, अब वो रेप के आरोप में भी उन्हें फंसाने लगेंगी। और इसी सबसे उपजा एक नया हैशटैग मैरिज स्ट्राइक। इसे ट्वीट करते हुए लोगों ने एलिमनी पर सवाल किए, पूछने लगे कि तब पति द्वारा दहेज मांगना गलत है तो पत्नियों का एलिमनी मांगना कैसे सही हो सकता है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। शुरुआत करते हैं ट्विटर पर चल रहे हैशटैग मैरिज स्ट्राइक से। इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके मतलब को निकाला जाए तो वो मतलब निकलेगा विवाह हड़ताल जैसा कोई इसका मीनिंग निकलेगा। इस ट्रेंड की शुरुआत हुई फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा के एक ट्वीट से, जिसमें उन्होंने लिखा, विवाह हमारे दुष्ट पूर्वजों द्वारा दुख और दुख के निरंतर चक्र को बढ़ावा देने के लिए समाज पर थोपा गया सबसे बुरा रिवाज है। राम गोपाल वर्मा ने कई और ट्वीट्स किए, जैसे समझदार प्यार करते हैं और बेवकूफ शादी, और स्टार्स के तलाक एक अच्छे ट्रेंड सेटर है युवाओं की शादी के खतरे से सावधान करने के लिए। इसके बाद शुरू हुआ एंटी शादी ट्वीट्स का सिलसिला। जहां तक पर्सनल चॉइस के तर्कों से शादी नहीं करने की बात लिखी जा रही थी, वहां तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ज्यादातर ट्वीट्स हद दर्ज के महिला विरोधी थे, जिनमें शादी में आ रही दिक्कतों या शादी से जुड़े अपराधों की रिपोर्ट करने का दोष औरतों के सिर पर ही गढ़ा जा रहा था। एक शख्स ने एक मीम पोस्ट किया। मीम में एक शख्स दूसरे को गोली मारता दिख रहा है। उस मीम का मतलब ये निकल रहा था कि आपसी सहमति से सेक्स करने के बाद पति को मारकर पत्नी कहेगी कि उसका रेप कर रहा था। ट्विटर यूजर ने लिखा कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में डालने के बाद ऐसा ही होगा, इसलिए वो मैरिज स्ट्राइक का समर्थन करता है। अशरफ अंसारी नाम के एक यूजर ने लिखा, अपनी बीवी के साथ सेक्स करना क्राइम है, लेकिन आपकी बीवी किसी और के साथ सेक्स करे तो वो क्राइम नहीं है। इन महोदय को पता ही नहीं है कि एडल्ट्री कानून खत्म हो चुका है। जिस तरह आपकी पत्नी का किसी और के साथ सेक्स करना क्राइम नहीं है, उसी तरह आपका भी किसी और वयस्क महिला के साथ उसकी मर्जी से किया गया सेक्स क्राइम नहीं माना जाएगा। हाँ, एडल्ट्री के आधार पर आप अपनी पत्नी से तलाक जरूर ले सकते हैं। बीवी के साथ सेक्स करना क्राइम नहीं है और ना ही कोई इसे क्राइम बनाना चाहता है, लेकिन बीवी के साथ जबरदस्ती किए गए सेक्स को रेप और अपराध माना जाना चाहिए। कुछ ट्वीट्स ऐसे भी हैं कि पहले पत्नियां दहेज और घरेलू हिंसा के आरोप में पतियों को फंसाती थी, अब वो रेप के आरोप में भी उन्हें फंसाने लगेंगी। हालांकि मैरिज स्ट्राइक को लेकर जो सबसे ज्यादा ट्वीट हुए वो दहेज बनाम एलिमनी से जुड़े थे। ऐसे ट्वीट्स में कहा जा रहा था कि जो दहेज मांगना और लेना अपराध है तो तलाक के बाद एलिमनी देने का सिस्टम क्यों है। रोड रनर नाम के एक अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की गई, साथ में लिखा गया, मैरिज स्ट्राइक रिवर्स डाउरी यानी कि एलिमनी की समस्या का समाधान देगा। इस अकाउंट से एक और फोटो पोस्ट की गई। उस फोटो में एक महिला और एक पुरुष थे। महिला कह रही थी, तलाक के बाद तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, और पुरुष कह रहा था, मेरी 30 साल की मेहनत का हिस्सा तुम 3 महीने की शादी से ले लोगी। अब इस सारी छीछा लेदर और बहस ने दहेज और एलिमनी को पैरेलल लाकर खड़ा कर दिया। एक व्यक्ति ने मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछा, नो डाउरी देन व्हाई एलिमनी? जब तक एलिमनी है तब तक तुम लड़कियां इक्वल नहीं हो सकती। मतलब ये पूछना चाह रहे थे कि अगर पति का दहेज लेना या दहेज मांगना गलत है तो पत्नी का एलिमनी मांगना कैसे सही है। अब हम सभी को पता है कि आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत दहेज मांगना और लेना अपराध है। दहेज के लिए पत्नी या बहू को प्रताड़ित करना, उसके साथ मारपीट करना भी अपराध के दायरे में आता है। हाँ, अगर लड़की के परिवार वाले अपनी इच्छा से लड़की या उसके ससुराल वालों को कुछ देते हैं तो वो दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर किसी वजह से पति पत्नी के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता और वो तलाक लेने का फैसला करते हैं, तब एलिमनी का सवाल आता है। बेसिकली एलिमनी आर्थिक सहारा है जो तलाक के वक्त आप अर्निंग पार्टनर से ले सकते हैं। अब इंडिया का सोसाइटल स्ट्रक्चर तो ऐसा है कि मोस्ट घरों में पति कमाते हैं और पत्नियां घर संभालती है, तो ज्यादातर डिवोर्स के केसेस में पति ही एलिमनी पत्नी को देते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि एलिमनी अमाउंट का कुछ महिलाएं गलत इस्तेमाल करती है, पति की मेहनत की कमाई लूट लेती हैं। पत्नी कभी पति को एलिमनी नहीं देती, गोल्ड डिगर होती हैं वो। इन सारे सवालों के जवाब खोजने के लिए मैंने लॉयर वसुधा तिवारी से बात की। वो बहुत से डिवोर्स केसेस डील करती हैं और कर चुकी हैं। मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि एलिमनी क्या होती है। देखिए, एलिमनी जो है एक वन टाइम पेमेंट होता है जो ईदर स्पाउस एक दूसरे को दे सकता है।
अगर हम डिटेल में जाएँगे तो हम समझेंगे कि कुछ एक्ट जो है हम परमिट करती है कि हस्बैंड भी क्लेम कर सकते हैं एलिमनी से। तो पहले तो हम मेंटेनेंस और एलिमनी के बीच को समझते हैं डिफरेंस को। तो मेंटेनेंस होता है कि मंथली पेमेंट होती है जो एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को करता है, जो कोर्ट में हम पिटीशन फाइल करते हैं उसके बाद। और एलिमनी अक्सर एलिमनी जो होता है वो एक वन टाइम सेटलमेंट होता है जो मिलता है। जनरली आप म्यूचुअल केसेस, जब म्यूचुअल डिवोर्स के केसेस होते हैं, आप उसमें देखेंगे कि एलिमनी ग्रांट होती है, यानी कि वन टाइम सेटलमेंट होता है, उसके बाद आप कुछ क्लेम नहीं करते हैं। मेंटेनेंस जो होता है वो आपका मंथली भत्ता होता है जो स्पाउस एक दूसरे को देते हैं। तो ये फर्क है दोनों में। क्या तलाक लेने वाली हर महिला को एलिमनी मिलती है? देखिए, ज़्यादातर केसेस में तो मिलता है, क्योंकि देखिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि औरतें अक्सर एक दबा हुआ उसमें रहती हैं। तो जनरली तो देखा जाए तो 90% केसेस में तो एलिमनी ग्रांट होती है। अगर और म्यूचुअल केसेस है तो ग्रांट होगी ही, अदरवाइज़ अगर आप कोर्ट के थ्रू जाते हैं तो भी एलिमनी ग्रांट होती है। वो कितनी ग्रांट होती है उसका क्वांटम कोर्ट डिसाइड करती है, अगर आप कोर्ट के थ्रू लेते हैं तो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को एलिमनी मिलती है, कभी-कभी ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि महिला को एलिमनी नहीं मिली। एलिमनी पति को भी मिल सकती है क्या? अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में जाते हैं, तो सेक्शन 24 और 25 जो है वो आपके मेंटेनेंस की बात करता है और एलिमनी की बात करता है। और मज़े की बात ये है कि ये जो सेक्शन है ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि ना सिर्फ वाइफ हस्बैंड से क्लेम कर सकती है हिंदू मैरिज एक्ट में, जबकि हस्बैंड भी वाइफ से क्लेम कर सकता है इस एक्ट के इन प्रोविजंस के अंदर। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे कई केसेस हुए हैं। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का 2011 का एक केस था, रानी सेठी वर्सेस सुनील सेठी का, जिसमें वाइफ जो थी वो वेल अर्निंग थी और हस्बैंड ड्यू टू सर्टेन रीजन अपने आप को नहीं केपेबल था अपने आप को वो रखने के लिए। तो कोर्ट ने ये ग्रांट किया कि ना सिर्फ आप अपने हस्बैंड को एलिमनी देंगी, बल्कि मंथली भत्ता भी देंगी इसमें। और ओके। अगर आप और देखना चाहेंगी तो ललित मोहन वर्सेस तृप्ता देवी का केस है। ये तो 1990 का केस है, यानी कि आदमी भी अपने अधिकार आज से नहीं कई समय से मांग रहे हैं महिलाओं से, जबकि आप जानते हैं कि 90 के दशक में कितनी महिलाएं आगे आके पढ़ाई करती थी, बहुत कम, आई थिंक गिनी चुनी। तब भी ये कोर्ट ने उन्हें ग्रांट किया था। एलिमनी अमाउंट कैसे तय होता है? देखिए, एलिमनी जनरली वन टाइम पेमेंट होती है और 13 बी जब आप म्यूचुअल डिवोर्स में जाते हैं तो ग्रांट होती है। अगर आप कोर्ट के थ्रू जाएं तो दो तरीके की शादियां, एक तो हिंदू मैरिज एक्ट होती है और मुस्लिम्स की शादी उनके अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से होती है। तो मुस्लिम लॉ तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होती है, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरीके से चीजें दी गई हैं उस हिसाब से होती हैं। अब अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में आते हैं तो उसमें सेक्शन 36 और 37 इसकी बात करता है। 36 जो है मेंटेनेंस की बात करता है और 37 जो है वो वन टाइम एलिमनी की बात करता है, जो आप कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में भी सिर्फ महिला ही क्लेम कर सकती है, पुरुष नहीं क्लेम कर सकता है। वही 125 सीआरपीसी की बात करें, जिसके अंडर पे ना सिर्फ महिला बल्कि आपके बच्चे और आपके माता पिता जो आप पे डिपेंडेंट है वो भी आपसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन 125 सीआरपीसी के अंदर भी पुरुष नहीं क्लेम कर सकता है। हालांकि पीछे ये डिबेट चल रही है कि इसको भी जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, जो कि मैं समझती हूँ एक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा इस डायरेक्शन में। तो 125 सीआरपीसी के अंदर किसी भी रिलीजन का आदमी आपसे मतलब आपकी किसी भी दो अलग अलग रिलीजन में भी शादी हुई हो तो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं 125 सीआरपीसी के अंदर। तो 125 सीआरपीसी जो होता है वो मेंटेनेंस का सेक्शन होता है, एलिमनी का सेक्शन नहीं होता है। मेंटेनेंस यानी कि हर महीना कोर्ट आपको कुछ ग्रांट कर देगी। जब तक आपका पिटीशन डिवोर्स का चल रहा है तब तक कुछ इंटरिम मेंटेनेंस, यानी कि और जब फाइनल डिस्पोजल होगा तो एक फाइनल मेंटेनेंस आपको कोर्ट ग्रांट करेगी। अच्छा, अब ये मेंटेनेंस ग्रांट कैसे होता है? तो रजनीश वर्सेस नेहा का एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है 2020 में, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने दिया था, जिसमें एक डिटेल डायरेक्शन है कि किस क्वांटम में एलिमनी या फिर मेंटेनेंस ग्रांट होगा, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और कोर्ट को कितने फैक्ट्स और एविडेंसेस को वे करना होगा। इसमें एक डिटेल डायरेक्शन आई है कोर्ट की। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी एलिमनी या मेंटेनेंस बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को और एविडेंस को प्रूव करने के बाद ही ग्रांट होता है। वसुधा जी, अक्सर लोग कहते हैं कि एलिमनी कानून का महिलाएं दुरुपयोग करती है, पति बेचारा पिसता है, उसकी मेहनत की कमाई चली जाती है। क्या ऐसा है या ये एक मिथ है?
तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसका दुरुपयोग ना हो। आप सोचते हैं चोरी के कानून का दुरुपयोग नहीं होता या मर्डर के कानून का दुरुपयोग नहीं होता, ऐसा कोई कानून नहीं बना। कोई भी एक कानून बनता है तो उसके दुरुपयोग को आप नहीं रोक सकते हैं। रही बात, अगर अगर पुरुष ये क्लेम करते हैं कि वो प्रताड़ित हैं, तो मैं उन सारे पुरुषों से रिक्वेस्ट रखूंगी कि प्लीज आप एक बार अपने अपने शहरों के विमेन कमीशन जाकर विजिट करें या फिर लीगल एड सोसाइटी जाकर विजिट करें। आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी कि कैसी कैसी महिलाएं और कैसी कैसी शिकायतें लेकर वो आती हैं। तो अगर सिर्फ हम जो शहरी कुछ देखकर या मूवीज देखकर हम एक पॉपुलर ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं कि नहीं नहीं महिलाएं तो बहुत ज्यादा पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं, ये बहुत एक सही ओपिनियन नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि दुरुपयोग इस कानून का करना इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि कोर्ट जो है वो आपको फेयर ट्रायल देता है। ठीक है, कोर्ट जब आप जाते हैं तो आप ऐसे बस आप मांग लिए तो कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है आप लड़की महिला हो तो आपको दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। आपकी हर सिचुएशन को कोर्ट वे करती है, आपसे डॉक्यूमेंटेशन मंगाती है, आपकी सैलरी, आपकी हर चीज को वो नजर में रखती है, उसके बाद ही आपको वो कुछ ग्रांट करती है। रही बात इस चीज को और सुधारने की, तो जो रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट था इंदु मल्होत्रा की बेंच से सुप्रीम कोर्ट का, उसने एक डिटेल एफिडेविट भी वो किया इसके बाद कि आप दोनों पार्टीज यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों डिटेल सबमिट करेंगे अपनी अपनी इनकम्स का, अपने अपने असेट्स का कि क्या है और क्या नहीं है विद डॉक्यूमेंट्स। तो जब ये दोनों पक्ष कोर्ट के सामने होगा तब कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि कौन किसको कितना मिलना चाहिए और किसको कितना नहीं मिलना चाहिए। तो जनरली पुरुष जो है थोड़े भी पितृसत्तात्मक थोड़ी एक सोच होती है हमारी कि हम थोड़ा सा भी वो हो जाते हैं तो हमें लगता है हम प्रताड़ित हैं, पर एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। आज भी महिलाएं बहुत ज्यादा पीड़ा में है इन सब चीजों से, और उन्हें अभी भी बहुत अच्छा क्या कहना चाहिए, उनको बहुत अच्छा वो नहीं मिल रहा है मर्दों की तरफ से। तो आई थिंक ये मिसयूज तो उतना मुझे नहीं लगता कि इस कानून का होता है। लॉयर की बात सुनकर आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एलिमनी केवल पति को देना पड़े ये जरूरी नहीं होता। एलिमनी उस पार्टनर को देना होता है जो दूसरे से आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम है। और भारत की बात करें तो ज्यादातर औरतें यहाँ अब भी होम मेकर्स हैं। कई ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद अपना काम छोड़ना पड़ता है। ऐसे में वो अपने पतियों पर आर्थिक रूप से डिपेंडेंट होती है और तलाक की नौबत आने पर उनके पति को उन्हें एलिमनी देनी होती है। अगर कोई एलिमनी के लिए एलिजिबल है तो कितना दिया जाए ये एक लंबी सुनवाई, दलीलों, दस्तावेजों की जांच के बाद कोर्ट तय करता है। पति और पत्नी दोनों को ही फेयर चांस मिलता है कि वो अपनी बात कोर्ट के आगे रखें, अपनी आय की जानकारी जो है वो कोर्ट को दें। अगर आप निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसलिए ये मान लेना गलत होगा कि एलिमनी पति को प्रताड़ित करने का एक जरिया है। आपकी क्या राय है इस मसले पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लगा आपको ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।